Hello friends, I welcome you once again to this channel that is in a way your own channel because it is purely dedicated to literature and I just make those videos that are only your recommended ones. Fine. So today I got a recommendation like this video is particularly dedicated to the advanced level of literature. In simple words, एक्चुअली अगर आप एक लेक्चरर को देखते हो दोस्तों, ओके, हमारे इंडिया में लेक्चरर बनने के लिए ओके आइदर एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है, ओके, नेट, जो आप एमए के बाद दे सकते हो. फाइन. आप ये उसी में दे सकते हो जिसमें आपने एमए किया हुआ हो. ओके, जैसे इंग्लिश लिटरेचर मेरा ये कुछ टाइम पहले क्लियर हुआ था. सो अब नेट और सेट, सेट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. स्टेट का पास करके आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बनते हो और नेट का आप पूरे इंडिया में कहीं भी बन सकते हो. फाइन. तो आज हम जो चीज देखने वाले हैं जो आपके सामने है, ये एक्चुअली दोस्तों हिमाचल प्रदेश का सेट है. ओके, हिमाचल प्रदेश का सेट कहने का मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. ये क्वेश्चंस आप तो सिंपल भाषा में ये देखो यार, आपको इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे, फाइन, वो इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको प्योरली आपको लगेगा कि यार आपका लिटरेचर एक जो सब्जेक्ट है उस पर एक प्रोफाउंड नॉलेज बन रहा है. फाइन. सो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, चौसर, एक्चुअली चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. फाइन. उससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है. द क्वेश्चन सेज व्हाट वाज द प्राइज फॉर द बेस्ट स्टोरी टेलर अमंग द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स. कैंटरबरी टेल्स एक्चुअली चौसर ने लिखा था एंड इसमें 29 पिलग्रिम्स थे. एक्चुअली दे वर विजिटिंग अ श्राइन, एक टेम्पल था, वहां पे वो विजिट करना चाहते थे और इनका एक होस्ट था हैरी बेली नाम से. उसने कहा जो बेस्ट स्टोरी बताएगा उससे एक्चुअली सारे लोग डिनर कराएंगे. सो इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी, अ फ्री सपर. ओके, नाउ सेकंड वन. हु रोट द प्रोज द हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड. हु रोट इन प्रोज द हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड. एक्चुअली दोस्तों ये थॉमस मोर ने लिखा था बिटवीन 1513 एंड 1518. फाइन. थॉमस मोर वैसे यूटोपिया के लिए फेमस हैं. एक उनका वर्क था यूटोपिया जो बहुत फेमस है. और उसके बाद आप ये जान लो इसके लिए कि इन्होंने जो रिचर्ड थर्ड के लिए लिखा था उसमें रिचर्ड थर्ड को अच्छा नहीं दिखाया था. ओके, उसको एक बैड और अनलॉफुल किंग दिखाया था. सो और यही थॉमस मोर का द हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड, this was the inspiration for Shakespeare to write a play Richard III. Fine. So moving on to the next. In which play of Shakespeare does Hippolyta appear? Actually Hippolyta A Midsummer Night Dream में आती है. Hippolyta actually Queen of Amazons है. Amazon actually दोस्तों उस टाइम पे एक ग्रुप ऑफ वॉरियर विमेन थी. ओके, उनकी क्वीन थी ये हिपोलिटा. और एक्चुअली शेक्सपियर ने भी ये वर्क प्योरली खुद से नहीं लिखा है, एक प्लूटार्क का वर्क था, लाइफ ऑफ थीसियस. थीसियस एक्चुअली इज द किंग हु मैरीज दिस हिपोलिटा. सो ये एक्चुअली शेक्सपियर ने लिखा. अ मिड समर नाइट्स ड्रीम के अंदर ये कैरेक्टर है हिपोलिटा, क्वीन ऑफ एमेजॉन्स. ओके, सो अब नाउ नेक्स्ट फोर्थ. हु सेड अनमैरिड मैन आर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट मास्टर्स, बेस्ट सर्वेंट्स. दोस्तों ये चीज बेकन ने बोली थी. बेकन, फ्रांसिस बेकन. ओके, इसने 58 एसेज लिखे थे एक्चुअली ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ. ये एक इसका 8th ऐसे था ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ. इसमें दोस्तों इसने ऐसे प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताए थे ऑफ बीइंग सिंगल एंड मैरिड. ओके, सो इन अ वे वी कैन से दैट ये फ्रांसिस बेकन ने लिखा था एंड इसके अंदर इंडिपेंडेंस, लिबर्टी और मैरिज के बारे में बातें हैं. फाइन. ओके, सो इसमें यह भी कहा गया कि जैसे अ सिंगल जो है वो एक्चुअली ही कैन डू गुड वर्क ऑफ चैरिटी एंड फॉर सोसाइटी, बट समटाइम्स ही कैन ऑल्सो टर्न क्रूअल बिकॉज अनलाइक लाइक मैरिड मैन ही डजंट गेट द लव एंड टेंडरनेस. फाइन. नेक्स्ट. So next one is fifth. There is providence in the fall of a sparrow. Who said this? Hamlet. The correct answer is Hamlet. Hamlet was a play of Shakespeare in which actually the
एसेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज, एक्चुअली हेमलेट क्या करता है दोस्तों, अपने आप को फेट, किस्मत के हवाले कर देता है। उसके एक्चुअली क्लॉडियस फादर होते हैं, स्टेप फादर होते हैं, एक्चुअली स्टेप फादर क्लॉडियस, एंड actually his stepfather arranges a battle, a match between the Hamlet and Laertes. Laertes actually उसका आप बोल लो हेमलेट का ब्रदर इन लॉ होता। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ओफिलिया, जो खुद को सुसाइड कर लेती है ये देख के कि हेमलेट एक्चुअली पागल हो जाता है अपने फादर के, रियल फादर के मौत के बाद। सो एंड हेमलेट अपने जो फादर इन लॉ हैं, ओफिलिया के फादर पोलोनियस, उनको भी मार देता है। सो एक्चुअली पोलोनियस का बेटा और जो ओफिलिया उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका भाई, दिस वॉज लेर्टिस, Laertes, उसके बीच में हेमलेट और उसके बीच में ये जो उसका स्टेप फादर है हेमलेट का, क्लॉडियस, वो एक मैच रखाता है। सो एक्चुअली उसका दोस्त होरेशियो उसको मना करता है कि यार तुम मत लड़ो, ये बहुत गलत होगा इस तरह से कि तुम्हारा फादर, स्टेप फादर एक्चुअली बहुत मीन है। पर एक्चुअली वो अपने को फिर भी हवाले कर देता है किस्मत के, और एंड ही सेज लाइक अ गाइडिंग हैंड बिहाइंड हिज ओन फॉल इज देयर, ओके। सो देयर इज अ प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, मतलब इसमें भी कुछ एक गाइडिंग हैंड है। फाइन, नेक्स्ट, वेयर डज दिस लाइन अकर, फुल फैथम 5 thy father lies। सी फ्रेंड्स, फैथम एक्चुअली इंग्लिश में 6 फीट को भी फैथम कहते हैं, ओके। फुल फैथम 5 thy father lies, एक्चुअली ये द टेम्पेस्ट में, द टेम्पेस्ट शेक्सपियर का प्ले था, इसके अंदर फुल फैथम मीन्स 6 फीट, ओके। फुल फैथम 5 मतलब 6 फीट, और वो भी 5 टाइम्स, सो मीन्स 30 फीट अंडर, ओके, अंडर द वाटर। दाई फादर लाइज मतलब एक्चुअली दाई फादर, योर फादर, लाइज 30 फीट बिलो द वाटर, सो ही इज ड्राउंड एंड कुडंट बी रिट्रीव्ड। फाइन, सो ये द टेम्पेस्ट में बात थी। नेक्स्ट, जॉन वेबस्टर रोड वेस्टवर्ड हो एंड नॉर्थवर्ड हो इन कोलैबोरेशन विथ थॉमस डेकर। आंसर है दोस्तों इसका, ये वेस्टवर्ड हो एंड नॉर्थवर्ड हो के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। सी एक्चुअली पब्लिश्ड इन 1607 वॉज नॉर्थवर्ड हो, ओके। सबसे पहले दोस्तों लिखा गया वेस्टवर्ड हो, जो कि इन दोनों ने ही लिखा था, वेस्टवर्ड हो, थॉमस डेकर एंड जॉन वेबस्टर इन 1604। इसका जवाब दिया दोस्तों, इसका जवाब में वर्क लिखा गया ईस्टवर्ड हो, जो कि बेन जॉनसन, जॉर्ज चैपमैन एंड जॉन मार्स्टन ने लिखा था, ओके, ईस्टवर्ड हो। और ईस्टवर्ड हो का जवाब दिया गया इन दोनों ने ही वापस, थॉमस डेकर और जॉन वेबस्टर ने नाम से, कि वेस्ट नॉर्थवर्ड हो, जो कि 1607 में लिखा गया। तो ये नॉर्थवर्ड हो एंड वेस्टवर्ड हो आर रिटन बाय जॉन वेबस्टर एंड थॉमस डेकर। सो नेक्स्ट, which of the following Latin books of Bacon is on the new logic or inductive method of reasoning? This is Novum Organum। 1620 में ये जो वर्क लिखा गया दोस्तों, बेकन का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसका कह लीजिए आपकी मैग्नम ओपस है, मतलब उसका मेन वर्क कह सकते हैं, उसका मेन वर्क, ओके। सो एक्चुअली ये ऑर्गेनॉन एक एरिस्टोटल का पहले वर्क था जिसमें लॉजिक को ढंग से समझाया गया था। सो एक्चुअली क्या किया फ्रांसिस बेकन ने, इससे भी थोड़ा ज़्यादा डिटेल में या अच्छी तरह से लॉजिक को समझाते हुए, ओके, ये एक नोवम मीन्स न्यू, ओके, ऑर्गेनम, ऑर्गेनॉन का बन गया ऑर्गेनम, सो न्यू ऑर्गेनॉन बन गया बेकन का, और इसे कहते हैं बेकोनियन मेथड भी कहते हैं दोस्तों, ओके, एज इफ दिस मेथड इज सुपीरियर टू द एरिस्टोटल्स मेथड। फाइन, अब नेक्स्ट इज 9th, which human trait is especially hit upon by Ben Johnson's in The Alchemist। द बेन जॉनसन एक्चुअली द एल्केमिस्ट का ऑथर है, और इसने गलिबिलिटी दिखाई है। गलिबिलिटी मीन्स द एल्केमिस्ट में सबको फूल करते रहते हैं, ओके, फाइन। सो गलिबिलिटी मीन्स इजीली परसुएड टू बिलीव समथिंग, फाइन। एंड यू मे नोट दिस दैट S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, a romantic writer, he told that there are 3 major plots in literature, मतलब 3 best plots, okay, ever in literature। so उसके हिसाब से जो लिटरेचर के 3 बेस्ट प्लॉट्स हैं उसमें से एक एल्केमिस्ट का भी प्लॉट वो है। तो 3 बेस्ट प्लॉट्स जो S.T. Coleridge के हिसाब से हैं वो है एडिपस टायरेनस, जो कि सोफोक्लिस ने लिखा था, द एल्केमिस्ट, जो कि बेन जॉनसन ने लिखा था,
एंड टॉम जोन्स जो एक नॉवल है हेनरी फील्डिंग ने लिखा था. तो दीज थ्री वर्क्स अकॉर्डिंग टू एस टी कॉलरेज हैव द बेस्ट प्लॉट्स इन लिटरेचर. नेक्स्ट 10th, शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस इज बेस्ड ऑन, एक्चुअली वीनस एंड एडोनिस, वीनस इज द, ये एक पोएम है दोस्तों, 199 स्टेंजाज हैं इसके अंदर, और शेक्सपियर ने लिखा था एंड 1593 में लिखा था. एंड इसमें 1194 लाइन्स हैं इस पोएम में. थोड़ी बड़ी पोएम है. सो एक्चुअली आप देख लो कि ये दिस वाज बेस्ड ऑन मार्लोव्स हीरो एंड लिएंडर. ओके, सो एक्चुअली होता क्या है, वीनस गॉडेस ऑफ लव है एंड उसे पसंद होता है एडोनिस, एंड टू seduce Adonis she tries some tactics. So this poem is all about that. And the meter of the poem is sesta rima. Sesta rima means, see, sesta means 6. Okay, sesta rima, 6 stanzas of 6 line each. Fine, 6 stanzas of 6 line each. इस तरह से पोएम का स्ट्रक्चर बनाया गया है. फाइन. और एक्चुअली क्रिस्टोफर मार्लोव की भी पोएम जो हीरो एंड लिएंडर है, ये एक्चुअली किस पे बेस्ड थी, मेटामॉर्फोसिस एक पोएम है ओविड की. ओके, बहुत पुराना राइटर है ओविड, लैटिन राइटर है. सो उस पे बेस्ड थी क्रिस्टोफर मार्लोव की, एंड उस पे क्रिस्टोफर मार्लोव के हीरो एंड लिएंडर पे बेस्ड था शेक्सपियर का वीनस एंड एडोनिस. फाइन. सो नेक्स्ट द लेजेंड ऑफ, so next one, 11th, the legend of King Arthur and his knights of the round table was first recounted in English in Tennyson's Idylls of the King. दोस्तों एक्चुअली किंग अर्थर के लिए थॉमस मेलरी ने वर्क लिखा था, ले मॉर्टे डी अर्थर. वो लैटिन में वर्क था, और इंग्लिश में जो लिखा गया वो टेनिसन ने लिखा, आइडल्स ऑफ द किंग, जो कि किंग अर्थर की लाइफ पे बेस्ड था. कह सकते हैं हम कि लाइक इट रिकाउंट्स द अर्थर्स अटेम्प्ट एंड फेलियर टू लिफ्ट अप मैनकाइंड एंड क्रिएट अ परफेक्ट किंगडम. एंड एक्चुअली इसकी धोखे से डेथ हुई थी अर्थर की. मॉडरेड इसका एक वो कैरेक्टर है मॉडरेड, जो एक्चुअली उसको धोखे से मारता है किंग अर्थर को. फाइन. एंड एक्चुअली दिस पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स में लिखा गया. एंड पॉल फ्यूजल ने ये कहा दोस्तों कि जो वर्ल्ड की सारी पोएट्रीज हैं, ब्लैंक वर्स पहली बात तो उसे कहते हैं जो कि जिसमें मीटर होता है, एक रिदम होता है, बट अनराइम्ड होती है पोएम्स. ओके, इट हैज अ मीटर बट दे आर अनराइम्ड पोएम्स. सो पॉल फ्यूजल सेड दैट वर्ल्ड में पूरा, ओके, 3/4 पोएम्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स 75% ऑफ द पोएम्स आर रिटन इन ब्लैंक वर्स. फाइन. नेक्स्ट, सो इसके बाद है द मेन प्लैंक ऑफ एरियोपेजिटिका आर्ग्यूमेंट वॉज द फ्रीडम ऑफ, इट वॉज दोस्तों फ्रीडम ऑफ प्रेस. जॉन मिल्टन था राइटर. ओके, उसने क्या किया था, इनके टाइम पे प्रेस को फ्रीडम नहीं थी. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए आप कह लो कि ये हिस्टोरिकल एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, कि इसकी वजह से या फिर इन चीज़ों की वजह से आज हम जैसे जानते हैं द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये उस टाइम पे एरियोपेजिटिका में, मतलब ये जो प्रेस की सेंसरशिप होती है वो हटाने के लिए. और उन लोगों ने क्या कर रखा था, लाइसेंसिंग में इतना डाल रखा था प्रेस को कि कोई लाइसेंसिंग में इतना उलझ जाए कि मतलब प्रेस के पास फ्रीडम ही ना रहे, कोई प्रेस का काम ही ना करे. सो दिस वर्क वॉज डेडिकेटेड टू अपोज द लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप ऑफ प्रेस. जॉन मिल्टन ने लिखा था 1644 में. फाइन. एंड इसके बाद नेक्स्ट, ओके फाइन. सो नेक्स्ट इज दोस्तों, ये मैं टर्न कर लेता हूं इसको. ओके फाइन. नेक्स्ट इज नंबर 13th, इनकॉग्निटा इज अ शॉर्ट नॉवेल बाय विलियम कॉनग्रीव. ये सिंपल सा है दोस्तों. विलियम कॉनग्रीव जो आप जानते हो अगर, तो द वे ऑफ द वर्ल्ड के लिए फेमस है, 1700 में लिखा था, और द ओल्ड बैचलर 1693 में लिखा था विलियम कॉनग्रीव ने. ओके, लव फॉर लव भी इसने लिखा था विलियम कॉनग्रीव ने 1695 में. और बाय द वे दोस्तों जानने लायक ये बात है, लव फॉर लव इज रिटन बाय विलियम कॉनग्रीव इन 1695 एंड ऑल फॉर लव इज रिटन बाय जॉन ड्राइडन. फाइन, ये जानने लायक बात थी. फाइन. और फाइन. सो अब देखिए 4th क्वेश्चन, 14th, देखो मैंने जो आपको पहले बताया, ईस्टवर्ड हो,
नॉर्थवर्ड हो एंड वेस्टवर्ड हो, उसके बारे में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही आ गया. मार्स्टन, जॉनसन एंड चैपमैन, ओके, जॉइन हैंड्स टू राइट ईस्टवर्ड हो, जो मैंने आपको बताया था. एंड 15th, ये भी लो सेम. ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज अ ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स. इट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स प्ले एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. दोस्तों ओके, ये जो ऑल फॉर लव ड्राइडन ने बनाया, ये शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पे बेस्ड था. और ऑल फॉर लव में वो एंटनी और क्लियोपेट्रा के लास्ट पार्ट ऑफ देयर लाइव्स बताते हैं. ओके, एंडिंग पार्ट ऑफ देयर लाइव्स. फाइन, बहुत अच्छा प्ले था, एक लव स्टोरी था बहुत अच्छा सा. एंड 16th, bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. Here Wordsworth is referring to French Revolution. Actually Wordsworth ने actually एक poem लिखी थी दोस्तों, The Prelude. Okay, The Prelude आप इसमें इसने लिखा था एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे उसने ये लाइन लिखी थी. 1790s में वो फ्रांस में ही था वर्ड्सवर्थ. ओके, और उसने द प्रिल्यूड आप यूं समझ लो कि उसने 1798 में वर्क लिखना स्टार्ट किया था जिसकी ये लाइन है, और उसने थ्रू आउट अपनी लाइफ इस वर्क को बढ़ाया, द प्रिल्यूड को. एक्चुअली ही ऑल्सो टोल्ड दैट ही विल ऑल्सो राइट अ सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रिल्यूड, द रेक्ल्यूज ही नेम इट, बट एक्चुअली रेक्ल्यूज कभी पब्लिश ही नहीं हुआ. फाइन, नेक्स्ट. सो द प्रिल्यूड की लाइन है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम की. 17th, which poem did Coleridge compose in the presence of his sleeping infant son Hartley? Actually the answer is Frost at Midnight. Fine, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जान लो. ये Frost at Midnight 1798 में लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई थी, जो कि वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज दोनों ने साथ में पब्लिश किया था. इसमें फ्रॉस्ट एट मिडनाइट में 4 स्टेंजा पोएम है दोस्तों. सॉलिलॉकी है, एक ही कैरेक्टर बोलता है अकेले में. ओके, एंड फ्रॉस्ट एट मिडनाइट में एक्चुअली क्या होता है, इसका एक इन्फेंट सा बेबी है. तो ये रिलेशनशिप देखता है कॉलरिज, जो रात में विंटरी नाइट है, और उसमें एक क्वाइट ब्रीदिंग ऑफ इन्फेंट स्लीपिंग बेबी. ओके, क्वाइट ब्रीदिंग ऑफ अ स्लीपिंग बेबी एंड अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वाइट वर्क ऑफ फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट वो होता है जो अब जब टेम्परेचर फ्रीजिंग लेवल से नीचे हो जाता है दोस्तों, सो तब क्या ज़मीन पे जम जाती है. सो फ्रॉस्ट और दोनों का क्वाइट वर्क देखते हैं. नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ बायरन इज अबाउट एन आउटकास्ट हु डिफाइज द सेंज्योर ऑफ द वर्ल्ड. सी, लॉर्ड बायरन एक्चुअली इसने एक बायरॉनिक हीरो बनाया था दोस्तों, जो कि एरोगेंट होता है, वो दुनिया की चीज़ें वैसे ही नहीं मानता है, थोड़ा रिबेल काइंड ऑफ होता है. सो एक्चुअली इसका आंसर है मैनफ्रेड. मैनफ्रेड इसका सबटाइटल है अ ड्रामेटिक पोएम, बट मैनफ्रेड इज एक्चुअली अ क्लोजेड ड्रामा. दोस्तों क्लोजेड ड्रामा इज अ टाइप ऑफ प्ले विच इज ओनली टू बी रेड एंड नॉट टू बी परफॉर्म्ड. ओके, इस टाइप के प्लेस जो सिर्फ पढ़े जाते हैं पर परफॉर्म नहीं किए जाते, उन्हें क्लोजेड ड्रामा कहते हैं. सो ये मैनफ्रेड एक क्लोजेड ड्रामा था, और 1816 टू 1817 के बीच में लिखा गया था लॉर्ड बायरन ने, एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स थे इसमें कुछ. फाइन, नेक्स्ट, द वेवरली नॉवेल्स आर एसोसिएटेड विथ वॉल्टर स्कॉट. वॉल्टर स्कॉट एक्चुअली एक स्कॉटिश राइटर है. इसने एक्चुअली दोस्तों जो 2 डजन से भी ज़्यादा नॉवेल्स लिखी थी, वेवरली नॉवेल्स. फाइन, वेवरली नॉवेल्स फॉर अ सेंचुरी दे वर सो पॉपुलर इन यूरोप एंड दे वर वाइडली रेड थ्रू आउट द यूरोप, ये वॉल्टर स्कॉट की. एंड टिल 1827 he didn't publicly acknowledge the authorship, so his novels were published like with a written code that it is the author of Waverley novels. Okay, and the last one, which of the following was Blake's first volume of poems? William Blake is a romantic writer, और इनका जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम था वो पोएटिकल स्केचेस था. ओके, पोएटिकल स्केचेस एक्चुअली 1783 में पब्लिश किया था. ये कलेक्शन ऑफ पोएट्री एंड प्रोज था. प्रोज ऐसा होता है दोस्तों, प्रोज बहुत सिंपल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ, विदाउट एनी राइमिंग और मीटर. ओके, सो आप ये समझ लो एक्चुअली जो इसने पोएटिकल स्केचेस लिखा था ना विलियम ब्लेक ने, इट वॉज नॉट फॉर द सेल इन पब्लिक. ओके, इट वॉज नॉट पब्लिश्ड फॉर पब्लिक. ओके, इट वॉज जस्ट 40 कॉपीज वर मेड एंड ही जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड्स. फाइन, सो आज आपको सो विद दिस वी कंक्लूड दिस सेशन एंड you can understand the what is the prominence, what is the importance, okay, of a profound
grab or the knowledge that you have, okay, about the subject English literature. So next, whatever the content you want here, okay, this is your own channel, fine, whatever you'll tell me to post videos on some the summary of a novel, or like summary of a poem, or kind of, okay, line by line explanation even. So just tell me in the comment box, and till then दोस्तों, bye bye, and मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में. Thank you.